नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं आईएमए इंदौर के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भाटिया। आपका स्वागत है भाटिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इंदौर इकाई के अध्यक्ष आप बने हैं, आईएमए के अध्यक्ष बने हैं। क्या एजेंडा आपका है? सर, एजेंडे में मुख्य रूप से तो एक जो विजन था कि सबसे पहली प्रायोरिटी तो डेफिनेटली जो मरीज आते हैं, जो जनता है, उनका हित सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन इन सर्वोपरि मरीज के हित के साथ साथ ही मेरे चिकित्सक बंधुओं का भी अहित न होना चाहिए, उनके हित का भी मैं डेफिनेटली ध्यान रखूंगा। तो और जो आज के सिनेरियो में डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, उसको डेफिनेटली मैं पारिवारिक रिश्तों में सुधारने के लिए सुदृढ़ कदम उठाऊंगा। अक्सर ऐसा होता है कि अस्पताल में कोई भी केस बिगड़ता है, कारण कोई भी रहा हो, अगर पेशेंट के परिवार वाले थोड़े प्रतिभाशाली हैं, पैसे वाले हैं या बलशाली हैं, तो अस्पताल में तोड़फोड़ मारपीट बहुत आम हो गई है। गलती किसी की भी हो जी सर, लेकिन शिकार बनते हैं डॉक्टर, तो कैसे रोकेंगे आप इसे? सर, इस जगह पे इसमें देखिए सर, ये जो मॉब रहता है सर, डेफिनेटली इनका कोई माइंड नहीं होता, वो दिमाग नहीं होता है सर, लोग बताते हैं। तो उनको तो रोकना के लिए जो भी कार्यक्रम है वो तो शासन प्रशासन की मदद लेके किया जा सकता है। लेकिन उससे सबसे बड़ी चीज़ जो ये रहती है, मेरे सभी डॉक्टर चिकित्सक बंधुओं से भी ये कहना है, और मैं पहले भी कहता आया हूँ और आज भी कह रहा हूँ, कि आप जो भी काम करें डेफिनेटली हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी अच्छे से अच्छी, हर डॉक्टर चाहेगा कि उसका मरीज ठीक हो जाए, लेकिन कभी इस तरह की घटना हो जाती हैं तो कम से कम ये रहना चाहिए कि डॉक्टर अपना जो भी उसने एफर्ट्स करे हैं वो जस्टिफाइड होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मरीज के रिश्तेदारों को ये लगेगा कि डॉक्टर ने पूरी मेहनत करी है अपने मरीज की जान बचाने की और उसके बाद भी न बचा सका, तो मुझे नहीं लगता है सर कि वो इतना एग्रेसिव होगा या उनके परिवार के लोग इतना एग्रेसिव होंगे। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन वही डॉक्टर ड्रग ट्रायल करते हैं, वही डॉक्टर कंपनियों के इशारे पर दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, वही डॉक्टर ऐसी जांचों के लिए पेशेंट को आगे बढ़ाते हैं, उनमें से कई जांच जरूरी भी नहीं होती। तो ये सारी जो अनैतिकता की बातें आ गई है डॉक्टर के पेशे में और आती जा रही हैं, क्या आप इसे रोकने की कोई योजना बना? सर, डेफिनेटली हमने इसकी एक योजना ये बनाई है कि जो भी ये ड्रग ट्रायल्स वगैरह होते हैं, जो कि जरूरी हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन लेके होते हैं, वो तो चलते रहना चाहिए। बिकॉज सतत इसलिए चलते रहना चाहिए क्योंकि उनके रिसर्च से नई दवाइयां पैदा होती हैं, नए तरह के फॉर्मुलेशंस आते हैं, और कई बीमारियां जो कि आज भी लाइलाज हैं, उनके इलाज के में करने में हमको सहायता मिलती है। लेकिन वो एथिकल होना चाहिए, नॉन एथिकल नहीं होना चाहिए। हम भी सब मेंबर्स को बोलते हैं कि हम अपने मेंबर्स का हित तभी करेंगे जब कानूनन और हर तरह से वो सही होकर कार्य करेगा। तो अगर ड्रग ट्रायल के अंदर जैसे भी आप मसला बता रहे हैं कि उसके अंदर जो भी एथिकल नहीं है, नॉन एथिकल है, तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और जो कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी जो है वो जनता के प्रति है और उसको हमको निभाना चाहिए। आप इंदौर में ही पले बढ़े हैं, आपने इंदौर में ही डॉक्टर की पढ़ाई की है, क्या इस पद तक पहुंचने में आपको इंदौर का होना फायदेमंद हुआ? सर देखिए सर, जो व्यक्ति काम करने वाला होता है वो तो जहां भी रहेगा काम करेगा, और काम करने वाले को सर वो इन सब चीजों का मोहताज नहीं होता। अभी आप इंदौर हाई कोर्ट में मेडिकल ऑफिसर हैं, तो क्या काम होता है आपका कोर्ट में? आमतौर पर लोग समझते हैं कोर्ट में केवल न्यायाधीश, न्यायमूर्ति और वकालत से जुड़े लोग ही होते हैं, तो डॉक्टर का हाई कोर्ट में क्या काम होता है? सर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे सरकारी डिस्पेंसरियां शहर के हर कोने में रहती हैं, वैसे यहाँ भी रहती हैं। बिकॉज यहाँ भी ये एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे लोग न्याय लेने आते हैं, न्याय के लिए लड़ने आते हैं, और अपने पक्ष में या जो भी है फरियादी होता है या आरोपी होता है, दोनों पक्ष के लोग वहाँ रहते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में जिनको मेडिकल एड की जरूरत पड़ जाती है, जो वकील हैं उनको जरूरत पड़ जाती है, लॉर्डशिप्स की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए सर हमारे पास एक इमरजेंसी तैयार रहती है, और जैसे अगर कोई इस तरह की कोई होती है तो हम उसको तुरंत मैनेज करते हैं। इसलिए मेरा सोचना है कि वहाँ पे क्लिनिक वाकई में न्याय। लोग कहते हैं कि इंदौर के अस्पतालों में डॉक्टर बहुत ज्यादा शुल्क लेते हैं, जबकि गुजरात से, मध्य प्रदेश की सीमा से लेकर गुजरात में कई डॉक्टरों की फीस बहुत कम है। यही कारण है कि झाबुआ, रतलाम, इस इलाके के लोग इलाज के लिए इंदौर आने के बजाय गुजरात जाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? सर मैं नहीं सोचता कि सिर्फ अकेला वो रीजन है जिस वजह से वो लोग मध्य प्रदेश से कूच होकर गुजरात की तरफ जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। मेडिकल फैसिलिटीज हैं, सही सलाह है,
रहा सवाल फीस का, तो सर डेफिनेटली हम लोग तो इस चीज़ पे बंदिश तो लगा नहीं सकते। जैसे किसी दुकान पे रेट लिस्ट लगी रहती है तो वो तो डेफिनेटली हमने भी अपना, हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स ने भी, चाहे रेडियोलॉजी वाले हों चाहे पैथोलॉजी वाले हों, इन सबके तो हमने कर दिए हैं कि आपके रेट जो है फिक्स होना चाहिए, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। और उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर सर जब मैंने चार्ज लिया तो मैंने जो अपना उद्बोधन दिया था, जब अध्यक्ष उद्बोधन दिया था अपने एनुअल फंक्शन के अंदर, तो मैंने यही बोला कि सर मैं जो निचली बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए हम हेल्थ कार्ड की एक योजना लेके आ रहे हैं। उस हेल्थ कार्ड के द्वारा जिनके पास भी वो हेल्थ कार्ड होगा वो किसी भी डॉक्टर के पास जाए जो कि IMA का मेंबर है, वो उसको रियायती दरों पर उसको दिखेगा, निम्नतम शुल्क के अंदर उनका इलाज हो। ये हेल्थ कार्ड किन लोगों के लिए बनेगा? BPL वालों के लिए बनेगा? सर ये हेल्थ कार्ड जो है निम्न बस्तियों के लिए, डेफिनेटली जो पुअर है, BPL को बिलोंग करता है, जो पुअर व्यक्ति है जिसको वाकई में जरूरत है, ऐसे सारे लोगों के लिए बनाएंगे सर। तो वो कार्ड लेकर व्यक्ति किसी भी आपके मेंबर के पास जाए तो उसका इलाज सस्ते में हो सकता है? उसका निम्नतम स्तर पे हम लोग इलाज कराएंगे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रोसीजर में आ चुके हैं और हम अति शीघ्र सारे मेंबर्स तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि उनको कितना कंसेशन देना है और कितना पैसा चार्ज करना है। डॉक्टरी के पेशे को लेकर जो सरकारी नियम कानून और बंदिशें चालू हुई हैं, इसके खिलाफ कुछ दिन पहले राष्ट्रव्यापी बंद की अपील की गई थी। IMA भी उसके साथ था कि हम चिकित्सक अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके विरोध में, कानून के विरोध में सरकार की बंदिश होगी। तो क्या अभी भी ऐसी कोई लड़ाई लड़ने वाले हैं? सर हमारी सरकार से किसी भी एजेंसी से कोई लड़ाई नहीं है। बेसिकली हमारा ऐसा सोचना है कि हमें हमारे हक भी मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के अंदर आप रहते हो तो राइट टू लिव का जो है राइट, वो 3 राइट्स जो हैं वो हमारे लिए भी लागू होते हैं और उसी हक से हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं कि उसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हम चाहते हैं कि सरकार दूर करे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2010 का जो लाना चाह रहे हैं और 3 साल के अंदर एक गांव के लिए डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, वो सर वो टेक्निकली राइट नहीं है। तो हमारी लड़ाई जो है वो हमारे हक के लिए और इन सब चीजों के लिए कि उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया, हमने लड़ाई नहीं लड़ी है, जस्ट प्रोटेस्ट फॉर दैट। क्या IMA में केवल एलोपैथी के डॉक्टर ही सदस्य हो सकते हैं? जी सर। ये आयुष के नाम पर जो होम्योपैथी वाले, यूनानी वाले और आयुर्वेदिक चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है, उन्हें भी वही पद है, वही सुविधा है, वही अधिकार है जो एक एलोपैथी के डॉक्टर को है। और दुर्भाग्य से उनमें से आयुष के कई चिकित्सक एलोपैथी में इलाज करें जिसके वो पात्र नहीं है। क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं सर, मेरी जानकारी में तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई जानकारी जब भी मेरे सामने लाई जाएगी तो डेफिनेटली मैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से और पर्सनल लेवल के माध्यम से भी उस चीज का अपोज करूंगा। क्योंकि ये तो सर बहुत साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ चुका है कि एनी डॉक्टर हु इज प्रैक्टिसिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथी, अगर वो किसी दूसरी पैथी को फॉलो करता है तो ही इज ट्रीटेड एज अ क्वेक फॉर दैट पर्टिकुलर। इंदौर के कई बड़े बड़े अस्पतालों में रात को ICU के इंचार्ज वे लोग हैं जो एलोपैथी के डॉक्टर नहीं है। कई यूनानी वाले, कई आयुर्वेदिक वाले, कई होम्योपैथी के डॉक्टर पूरा का पूरा ICU संभालते हैं और वो ICU ऐसा संभालते हैं कि जो गंभीर पेशेंट आता है उससे वे नींद की या बेहोशी की दवा दे देते हैं और पेशेंट सुबह तक पड़ा रहता है। और जब एलोपैथी के सीनियर डॉक्टर आते हैं तो उनका इलाज होता है। सर मेरे नॉलेज में वाकई में ये चीज नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लीगली बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं तो शासन प्रशासन के साथ खड़ा हूं। ऐसा तो नहीं कि अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो डॉक्टर की पूरी बिरादरी आपसे नाराज हो जाएगी, रुक जाएगी। किसी हालत में सर मैं तो आज भी बोलता हूं सर, आज भी एक पेपर में न्यूज थी, नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी जो आदमी नहीं निभा पाता, एसोसिएशन उसका साथ नहीं देगी। और अगर हम तो ये बोलेंगे कि अगर ऐसा कोई मेंबर जो कानून के विपरीत और शासन के विपरीत जो भी कानून बना हुआ है उसके दायरे से बाहर जाता है तो हम तो उसकी मेंबरशिप निष्कासित करने की भी अनुशंसा कर सकता है। इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, जिसकी प्रतिष्ठा एक जमाने में बहुत ज्यादा होती थी। उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होने के क्या कारण है, या मीडिया के कारण धूमिल हो रही है, आप क्या मानते हैं? सर गवर्नमेंट सेक्टर में तो MY के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं वहां खुद कार्यरत नहीं हूं। लेकिन जहां तक जैसे आप जानकारी चाहना चाहते हैं तो आज की तारीख में भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए और वहां के मैन पावर को देखा जाए तो उससे अच्छा कोई अस्पताल नहीं है इस शहर के अंदर। और वहां से कुशल डॉक्टर भी कहीं नहीं, उनसे ज्यादा कुशल डॉक्टर भी कहीं नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुशल डॉक्टर बहुत सारी जगह पे आजकल आ गए हैं जी। और आगे की जो भी पढ़ाइयां करके आए हैं और सुपर स्पेशलिटी करके आए हैं, डेफिनेटली उनसे बेटर। इतना पवित्र धंधा, इतना पवित्र पेशा चिकित्सा का, उसमें आ गया आजकल एडमिशन के नाम पर, खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए ग्रेजुएशन पर MBBS करने के लिए,
पीजी करने के लिए 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ ये रेट हो गए हैं। क्या आपके आईएमए को, अखिल भारतीय संगठन को इसकी कोई जानकारी है और क्या कर रहा है इस बारे में? सर उनको बिल्कुल जानकारी है, क्योंकि आईएमए एक लोकल ब्रांच, एक लोकल बॉडी नहीं है, ये एक नेशनल बॉडी है। और नेशनल बॉडी में जो हमारे हेडक्वार्टर आईएमए न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर पे जो लोग बैठे हैं, ऑलरेडी उनके नॉलेज में इन सब चीज़ें हैं और वो ऑलरेडी टेकअप कर चुके हैं। और उनके जो भी डिसीजंस हैं या जो भी जानकारियां वो एकत्रित कर रहे हैं या वापस अपने फीडबैक जो अपने मेडिकल कॉलेज वालों को देना है, वो सारा का सारा कमेटी बनी हुई है और बहुत हाई लेवल कमेटी बनी हुई है और वही इन सब चीज़ों को डिसाइड करती है। इसलिए इस लेवल पे हम लोग उसमें इंदौर में आपके संगठन में कितने डॉक्टर हैं? सर हमारे यहाँ राइट नाउ करीब 1500, 1550 के आसपास मेंबर्स हैं हमारे जी। और वो सभी तरह की चिकित्सा पद्धतियों में कार्य करते हैं? जी सर, उसमें सभी फैकल्टीज को कवर किया गया है और काफी सारे मेंबर नहीं भी हैं। आपके संगठन की ताकत क्या है इंदौर में, मुख्य ताकत क्या है? सर हमारे संगठन की मुख्य ताकत तो हमारी मेंबरशिप ही है सर। आज भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल लेवल पे सबसे बड़ा एनजीओ है, जिसके पूरे देश में 2.5 लाख से ऊपर मेंबर हैं। इस देश में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है और इंडियन मेडिकल काउंसिल के पदाधिकारी जिस तरह से घोटाले करते रहे हैं और नए नए मेडिकल कॉलेज खुलते रहे, उन्हें परमिशन देते रहे, उस बारे में आपका संगठन कुछ आवाज उठा सकता है? सर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इटसेल्फ वाज ऑटोनोमस बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी होने की वजह से उनके ऊपर कोई रूलिंग नहीं था, कोई कुछ नहीं था। पर चूंकि जो भी पुरानी घटनाएं, दुर्घटनाएं इस तरह की हुई हैं, तो उसके अंदर डेफिनेटली सरकार ने इंटरवेन किया है और सरकार के इंटरवेंशन के बाद में उसको भंग कर दिया गया। उसका जो अभी उन्होंने एक हाई पावर जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी एमसी लुक आफ्टर कर रही है और आई थिंक बहुत सारी चीजों को आप उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे? मैं उस बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी जुरिडिक्शन के बाहर आता है। इंदौर में चिकित्सा का पेशा, चिकित्सा के पेशे में आप नैतिकता का स्तर कैसा पाते हैं? अच्छा पाते हैं, औसत पाते हैं या निम्न पाते हैं? सर मैं तो इंदौर में, आपने चिकित्सा की नैतिकता की बात करी है, तो सर नैतिकता तो सर अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। और मैं अच्छी ही नैतिकता का वो दे सकता हूँ और कई प्रमाण भी हैं हमारे पास जिसके अंदर अच्छी नैतिकता। क्या हाईकोर्ट में ड्यूटी करने के कारण, कई माननीय न्यायमूर्तियों के सत्संग के कारण आप में नैतिकता की बातें आप ज्यादा करने लगे, ऐसा कुछ है? जी नहीं सर, मैं तो एक तरह से ग्रास रूट वर्कर हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ आईएमए का। पिछले 18 साल से आईएमए में जुड़ा हूँ। हाईकोर्ट आया तो 1.5 साल हुआ। किन किन पदों पर आप रहे हैं? सर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से लेके 2 बार ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेके ट्रेजरर से लेके सेक्रेटरी से लेके वाइस प्रेसिडेंट से लेके जमीनी कार्यकर्ता हैं। जी सर, और मैं इसके अलावा स्टेट लेवल के अंदर बेस्ट जोनल चेयरमैन रहा हूँ। मेरे को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं अपने कार्य प्रणाली के लिए। जब मैं सेक्रेटरी था 2003-2004 में। मैं नेशनल बॉडी में भी मेंबर हूँ, मेडिकल काउंसिल का, अपने आईएमए काउंसिल का, और स्टेट बॉडी में भी मैं कई विभिन्न पदों पर कई सालों तक रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि चिकित्सा के पेशे में आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? सर ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो अब नीति राजनीति ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। आप इस पे कमेंट नहीं करना चाहते? तो मैं इस पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप सेवा से जुड़े हुए हैं। सेवा से आजकल जो लोग नए डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो क्या संदेश आप देना चाहेंगे उनके लिए कि जो डॉक्टर की फील्ड में आ रहे हैं, विद्यार्थी हैं अभी चिकित्सा शास्त्र के, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो अच्छे डॉक्टर बन सके भविष्य? सर मैं सर एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक सिंगल सेंटेंस मेरे पास, कि आप इस चिकित्सा को पेशा न समझें, इसको आप प्रोफेशन के रूप में अपनाएं। और जहां तक हो सके सर, आप अगर मानव सेवा का एक प्रण लेके इस मेडिकल कॉलेज में घुसते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उस हिपोक्रेटिक ओथ का सम्मान करें और उसको जीवन भर अपना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल भाटिया, आप इतने हमारे आमंत्रण पर हमारे स्टूडियो पधारे और हमसे बहुत सारी बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।